अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का लास्ट वर्किंग डे है, फ्राइडे जुम्मतुल मुबारक। डेट है आज 25 सितंबर। डेली बेसिस पे आपके साथ ये मुलाकात का सिलसिला जारी व सारी है और कुछ मार्केट के हवाले से आपसे मुलाकात का सिलसिला रहता है। और मार्केट की मूवमेंट जिन बेसिस पे होती है, जिन खबरों पर होती है, जिन टेक्निकल पॉइंट्स पर होती है, ग्राफ चार्ट्स पर होती है, उसका आपके साथ कुछ बातें शेयर की जाती हैं। इन तमाम बातों की शेयर करने से पहले मैं थोड़ा सा कंडोलेंस करना चाहूँगा। हमारे फॉर लास्ट 30 ईयर्स से बहुत ज़बरदस्त प्लेयर थे, एक मिस्टर डीन जोन्स। कल मुंबई में हार्ट अटैक आया उनके ऊपर और हार्ट फेलियर हुआ, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया, उनकी डेथ वाकई हो गई। मुंबई में जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है उस हवाले से वो कमेंट्री कर रहे थे। तो बहरहाल एक गमनाक खबर है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के हवाले से भी, ऑस्ट्रेलिया के नेशंस के हवाले से भी, क्योंकि डीन जोन्स एक बड़ा नाम था और पिछले 3 दहाइयों से वो क्रिकेट की दुनिया में छाए हुए थे। और बैक इन 1992 का जो वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें पाकिस्तान जीता, और इवन के जो 1987 का जो वर्ल्ड कप था उसके अंदर भी डीन जोन्स ने अपनी कारकर्दगी दिखाई। बहरहाल ये एक अफसोसनाक खबर रही और अचानक उनका एट द एज ऑफ 59 ईयर्स में इंतकाल कर जाना, उनकी डेथ हो जाना एक सदमे की खबर है। इसके साथ ही दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, वो भी डेथ की खबर है। और ब्रिटेन अमेरिकन एक जर्नलिस्ट जिसको इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम दिया जाता है, एट द एज ऑफ 92 में उनकी डेथ हो गई, मिस्टर हैरोल्ड इवेंस की, जो कि 92 ईयर्स में उनकी डेथ हुई कल बरतानिया में, जो कि एक अफसोसनाक खबर है। और इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जितना काम उन्होंने किया और जितने दुनिया के जितने बड़े बड़े मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, उनके अंदर उनकी तहरीर आती थी, उनकी किताबें लिखी गई उन्होंने, जो कि तकरीबन 70 साल की दिहाइयों पर मुश्तमिल है। यानी 22 ईयर्स ऑफ एज से उन्होंने लिखना शुरू किया और ना सिर्फ बरतानिया बल्कि अमेरिका और दुनिया भर की इन्वेस्टिगेशन के हवाले उन्होंने अपनी सर्विसेज दी। तो बहरहाल एक बहुत बड़ा नाम था एक जर्नलिज्म में, एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट के नाम तौर पे मिस्टर हैरोल्ड इवेंस कल डेथ हुई, जो कि एक अफसोसनाक खबर है। बहरहाल इसके साथ ही आज हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट डे, पाकिस्तानी होने के नाते बड़ा इम्पॉर्टेंट डे है। और अर्ली मॉर्निंग में इमरान खान साहब ने 75th जनरल असेंबली के सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब किया। और ये खिताब जाहिर है कोविड-19 की वजह से वर्चुअल रहा, वो वहाँ गए नहीं, पाकिस्तान में बैठ के उन्होंने वीडियो लिंक के थ्रू पूरी दुनिया में खिताब किया। अच्छा, इस खिताब का जो नुक्ता नज़र रहा वो सबसे ज़्यादा एक फाइनेंशियल क्राइम्स के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। और इस फाइनेंशियल क्राइम के हवाले से हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान भी इसका एक निशाना बना रहा। और हमारे जो साबका जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के किकबैक्स लिए, इन्वेस्टमेंट जो होती थी उसके अंदर किकबैक्स लिए, जो जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ पाकिस्तान में होते रहे, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती रही, उसके अंदर उनको किकबैक्स मिलते रहे। इस हवाले से फाइनेंशियल क्राइम पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। और यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से इमरान खान साहब ने इस पर नए कानून साजी के हवाले से बहुत ज़्यादा जोर दिया है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जनाब जो पूरी दुनिया के 26 रिचेस्ट मैन हैं, उनके पास जितनी दौलत है वो दुनिया में बसने वाले आधे यानी 50% लोगों के पास जितनी दौलत है वो सिर्फ 26 लोगों के पास वो दौलत मौजूद है। तो इस हवाले से जो इम्बैलेंसिंग सिचुएशन है ये जायदाद की, मालो दौलत की, और हम ये देख रहे हैं कि जो रिच है वो रिचेस्ट होते चले जा रहे हैं, जो पुअर है वो पुअरेस्ट होते चले जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जिस बात का इजहार इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में किया, उन्होंने इसी बात पे जोर देने की कोशिश की है कि इसकी कोई एक कानून साजी होनी चाहिए। और जितना भी पुअर कंट्रीज से रिच कंट्री में जिस तरीके से करप्शन हुई है और लोगों ने अपना पैसा अमीर मुल्कों में ट्रांसफर कर दिया है, इसकी कोई कानून साजी होनी चाहिए। और इस बात पर भी जोर दिया गया कि उन तमाम अमीर मुल्कों को वो पैसे वापस करने चाहिए, उन गरीब मुल्कों को जो करप्शन के जरिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रांसफर हुए हैं।
बहरहाल इस हवाले से काफ़ी इमरान खान साहब की जो तकरीर है उसको दुनिया में सराहा जा रहा है। हम ये समझते हैं और जानते हैं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के वो वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने अपनी साबिक़ा ज़िंदगी में जो कहा वो करके दिखाया। मुझे याद है बैक इन 1987 में जब इमरान खान साहब क्रिकेट कैप्टन थे पाकिस्तान को, उन्होंने ये कहा था कि मैं इंडिया को इंडिया की सरजमी पे हराना चाहता हूँ, और उनका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। और बैक इन 1987 में पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की क़यादत में इंडिया को इंडिया में हराया। बेंगलोर टेस्ट था जिसमें मिस्टर अब्दुल कादिर मरहूम और इकबाल कासिम साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी और इमरान खान साहब की कैप्टनसी को पूरी दुनिया में सराहा गया। इसी तरीके से इमरान खान साहब ने इंग्लैंड जाते हुए ये कहा था कि मैं इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना चाहता हूँ। उसमें भी इमरान खान साहब को कामयाबी हुई और उन्होंने इंग्लैंड को हराया। उन्होंने वर्ल्ड कप 92 में पाकिस्तान को पहला वर्ल्ड कप जितवा के दिया। यानी जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा वो करके दिखाया। इमरान खान साहब की ही वजह से आज पूरी दुनिया के इंटरनेशनल क्रिकेट में एक न्यूट्रल अंपायर का सिलसिला शुरू हुआ था, वो भी इमरान खान के मरहून मिन्नत है। इसी तरीके से इमरान खान साहब ने कहा कि मैं शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ। उन्होंने उनको कहा कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर की प्रोजेक्ट है, ये आपसे नहीं हो सकेगा, और इमरान खान साहब के लिए ये चैलेंज था और उन्होंने वो करके दिखाया। मुख्तसर ये कि इमरान खान साहब ने जो कुछ भी कहा, चाहे वो नमल यूनिवर्सिटी हो मियाँ वाली में या इसके अलावा जितने भी सिलसिले रहे हों, या इवन प्राइम मिनिस्टर बनने के हवाले से जो सिलसिला उनका रहा, उन्होंने वो कुछ करके दिखाया। आज हम इन्हीं तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब ने फाइनेंशियल क्राइम के हवाले से जो दुनिया को ललकारा है यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से, उस पर यकीनन अमल दरामद होगा। चाहे वो बरतानिया हो, अमेरिका हो, या यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज हो जहां पर अभी भी सल्तनतें चल रही हैं और डायनेस्टीज चल रही हैं, वहां पर हम ये देख रहे हैं कि इस हवाले से जो काम होना चाहिए वो नहीं होता। हर साल सर्दियों के मौसम में डिवॉस स्विट्जरलैंड में मीटिंग होती है, फाइनेंशियल टॉपिक्स होते हैं, दुनिया के बड़े बड़े बैंकर्स आते हैं, दुनिया के बड़े बड़े जो ट्रेजरी सेक्रेटरीज हैं वो वहां पर हाजिर होते हैं, लेकिन वो बात जो उनको करनी चाहिए, जिस तरीके से इमरान खान साहब ने आज जो बातें की हैं यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से, इसको बिल्कुल सराहा जा रहा है। पूरी दुनिया में इसको एप्रिसिएशन मिल रही है। और ये बात कहना कि जनाब फाइनेंशियल क्राइम की वजह से पुअर कंट्रीज मजीद पुअर होते चले जा रहे हैं और रिच कंट्रीज उन पुअर मुल्कों का पैसा लेकर वो मजीद रिच होते चले जा रहे हैं। इस हवाले से कानून साजी करना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है और जिसको हम सराहते हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, सैनिटेशन, वाटर, इस हवाले से जो उन्होंने बातें की हैं वो ज़बरदस्त बातें हैं। लेकिन हम इमरान खान साहब से ये ज़रूर चाहते हैं कि उन्होंने ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के हवाले से बात की, लेकिन हमारी उनसे ये इस्तिदा है, ये दुआ है, हमारी ये चाहत है, ख़ास तौर पर कराची के रहने वाले जो बासी हैं, जो कराचीज़ हैं, जो पिछली बारिशों से एक बहुत ज़्यादा एक बदहाली का शिकार हैं, लावारिस का शिकार हैं। 1100 अरब रुपए का जो इकोनॉमिक पैकेज इमरान खान साहब ने कराची वालों के लिए अनाउंस किया है, खुदारा उसको उस पर भी तवज्जो दें, क्योंकि जिस तरीके से पुराने लोग ये कहते हैं कि पहले आप अपने घर पे तवज्जो दें, फिर आप इंटरनेशनल या दूसरों को देखें। तो मेरी दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से, इमरान खान साहब से, अस्करी क़यादत से कि खुदारा कराची के हालात पर रहम करें और कराची में टूटी फूटी सड़कें, गटर, नाले, उबलते हुए गंदगी, इसके अलावा कचरे का कोई निज़ाम नहीं है। यानी ये वो शहर है जिसको एबंडेंट सिटी कहा जाए तो बेजा ना होगा। कराची शहर इस वक्त एबंडेंट सिटी है, ना तो यहां पर बिजली है, ना गैस है, ना पानी है लेकिन पानी आता है तो गंदा आता है, उसमें कंटिमिनेशन है। बिजली है तो बिजली के मैसेजेस आते रहते हैं कि जनाब लो गैस प्रेशर की वजह से लोड शेडिंग का सिलसिला होगा, और लोड शेडिंग की वजह से, बिजली के ना होने की वजह से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की आज जो डिफरेंट रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं, कराची इस बदहाली का शिकार है, जिसकी वजह से हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो $100 मिलियन के हिसाब से डिक्लाइन कर गए, गिर गए।
उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो कराची शहर है, कॉस्मोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन है, मेट्रोपोलिस है, वो एक बदहाली का शिकार है। यहां पर बिजली, गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर, टूटी फूटी सड़कें, हमारा साइड एरिया, कोरंगी एरिया, यहां पे सड़कें हैं ही नहीं। इवन जो रिहायशी इलाके हैं, चाहे आप नॉर्थ नाजाबाद ले लें, नाजमाबाद ले लें, गुलशन इकबाल, फिडेल एरिया, कहीं की कोई सड़क सलामत नहीं है। हर जगह टूट फूट का शिकार है। और 1100 अरब रुपए जो इमरान खान साहब, वजीर आजम साहब जब देकर गए, उसके ऊपर कहीं कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो बहरहाल हमारी दुआ है कि ये काम जल्दी हो जाए। अच्छा, बहरहाल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसके साथ ही अब हम आ जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से। इंटरनेशनल मार्केट में हम ये देख रहे हैं कि पूरी जो अमेरिका की खास तौर पे नेस्डैक, S&P, डाउ जोन्स है, वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं। मार्केटें 2-3 दिनों से फॉलिंग साइड पर हैं, 300, 400 पॉइंट डाउन हो रहे हैं। S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक डाउन है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि मार्केटें दोबारा रिकवर कर रही हैं, मार्केटें ऊपर की तरफ जा रही हैं। उसकी वजह सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका में अब होने वाले इंतखाबात में महज 40 दिन रह गए। 40 दिनों के बाद 3 नवंबर को अमेरिका में इंतखाबात होंगे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से ये बातें हो रही हैं कि वो हार जाएंगे। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल जो स्टडीज हैं उसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप साहब दोबारा मुत्तहदा अमेरिका के जो है वो सदर मुंतखब होंगे। उसकी वजह हमें इंटरनेशनल लॉबीज भी दिखाई देती हैं, जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि इसराइल के वजीर आजम मिस्टर नेतन्याहू भी 2024 तक मुंतखब हो चुके हैं और 2024 तक अब दोबारा ट्रंप साहब भी रहेंगे, क्योंकि इनका रहना इसलिए जरूरी है कि जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि अरब कंट्री में अब्राहम एकॉर्ड, जिसके अंदर इसराइल को कबूला जा रहा है और जिसमें पिछले दिनों हमने देखा मुत्तहदा अरब इमारात ने एक्सेप्ट कर लिया, बहरीन ने एक्सेप्ट कर लिया, अब मस्कत और ओमान के हवाले से बातें हो रही हैं, मराकेश के हवाले से बात हो रही है, और बहुत सारे अरब कंट्रीज ऐसे हैं जो कि अरब लीग और OIC में एग्जिस्ट करते हैं, वो इसराइल को एक्सेप्ट करेंगे। और इनको एक्सेप्ट करने के लिए जरूरी है कि ट्रंप साहब भी अपनी सीट पर बरा जमा रहे आइंदा 4 सालों के लिए, जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू 4 सालों के लिए वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं इसराइल के। तो बहरहाल इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में अभी फॉलिंग सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। उसकी वजह यही है कि ट्रंप साहब, जो उनकी लॉबीज हैं, उनके जो बिजनेसमैन हैं, उनके जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जो स्टॉक में लोग काम करते हैं, वो उनके साथी हैं और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में एक क्रैश वाली सिचुएशन पैदा हो या स्टॉक मार्केट डाउनफॉल का शिकार हो जाए। और यही वजह हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों जो तीन दिनों तक टेस्टिमनी होती रही मिस्टर जेरेमी पावेल की कांग्रेस के सामने से, हमें कहीं से कोई इशारा यह नहीं मिला कि अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने जा रहा है। अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए माइनस में रखेगा या जीरो या लोएस्ट लेवल पर रखेगा, ताकि स्टॉक मार्केटों को बूम मिल सके। अगर कहीं से हमें यह इशारा मिलना शुरू हो गया, हालांकि इन्फ्लेशन के हवाले से मैंने आपसे जिक्र किया था कि अमेरिका का माइट पॉसिबल कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए, लेकिन अभी नहीं होगा। उसकी वजह यही है कि अमेरिका का इंतखाबात में सिर्फ 40 डेज अब रह गए। तो बहरहाल जो इंडिकेशंस हमारे पास आ रही हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में ऊपर जाने का पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। और उसकी वजह यही है कि अमेरिका के जितने भी बैरोमीटर्स हैं, जो फाइनेंशियल जो हमारे पास नंबर्स आते हैं, फिगर्स आते हैं, वो सारे पॉजिटिव हैं, उसमें कहीं नेगेटिविटी नहीं पाई जा रही है। पिछले दिनों हमारे पास परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स PMI की रिपोर्ट थी, जो कि खासी बेहतर आई। न सिर्फ अमेरिका की अच्छी आई, बल्कि पूरे यूरोप की हम देख रहे हैं कि रिपोर्ट अच्छी आ रही है। तो हमारे पास नेगेटिविटी का पहलू दिखाई नहीं देता। मासिवाई ये कि अमेरिका और चाइना के दरमियान चपखलिश चलती रहती है। अमेरिका कहता है कि मैं चाइना का WeChat और टिकटॉक को बंद कर दूंगा। हालांकि पिछले दिनों कैलिफोर्निया की अदालत ने मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को नल एंड वाइड करार दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि WeChat को बंद किया जाए। अब हम पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि WeChat हो, टिकटॉक हो या चाइना के जितने भी दूसरे सॉफ्टवेयर हैं, इसको बंद करना आसान काम नहीं। और इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका का जो आइन है, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका के जो कवानीन है, वो अपनी अमेरिका की या डिफरेंट कंपनीज को प्रोटेक्ट करते हैं। उसी प्रोटेक्शन की वजह से हम देख रहे हैं कि ये जो एप्पल है, अल्फाबेट, गूगल है, अमेजॉन है, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, IBM, इंटेल, ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केटें बन चुकी हैं। इनकी शेयर वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ती चली जा रही है। इनके ऊपर ये इल्जाम लगता है कि ये मोनोपोलिस्ट हो गए हैं।
कांग्रेस में इनको कॉल किया जाता है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि अमेरिका का कानून, अमेरिका का आइन, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है डिफरेंट कंपनीज को कि वो और ग्रो करें, अमेरिका की इकोनॉमी को ग्रो करें, अपनी कंपनीज को ग्रो करें। कंपनी और अमेरिकन इकोनॉमी ग्रो करेगी तो वहां की एक आम आदमी को नौकरियां मिलेंगी, उनकी हालात बेहतर होंगे। तो मुख्तसर ये है कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में वो नेगेटिविटी का पोटेंशियल दिखाई नहीं दे रहा, मार्केट में ऊपर जाने की एग्जिस्टेंस पावर मौजूद है। अच्छा, इसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं, जिस तरीके से मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि जैसे नेस्डैक का मैंने आपसे कहा था कि 11,000 से ऊपर, ये 32 से ऊपर S&P, या फिर आपका 26,500 से ऊपर डाउ जोन्स, अगर ये इसके ऊपर रहते हैं, आज फ्राइडे है, वीकली क्लोजिंग है, इस हवाले से हमें इसको देखना पड़ेगा। अगर इन लेवल से मार्केट ऊपर बंद होती है तो देन द मार्केट विल ओपन अगेन अपसाइड ऑन कमिंग फ्राइडे। अच्छा, इसके अलावा गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि बहुत डाउनफॉल हो रहा है, नीचे ऊपर चल रहा है। कल मैंने अपनी ट्रेड रिकमेंडेशन भी आप लोगों को दी थी कि 1840 का स्टॉप लगा के गोल्ड को बाय करना चाहिए, और कुछ ऐसे ही रहा। 1850 का मार्केट ने लो किया था और 1850 से अभी 1875 पे मार्केट चली, तक $25-30 मार्केट ऊपर आ चुकी है, $30-35 मार्केट ऊपर आ चुकी है, और इसमें ऊपर की तरफ ही दिखाई देता है। और उसकी वजह मैंने आपको जैसे बता दी, पहले बताई थी कि 1920 से ऊपर अगर गोल्ड की कीमतें रहती हैं तो ऊपर रहेंगी, 1920 के नीचे अगर रहती हैं तो 1920 के नीचे का मतलब है डाउन साइड। इसका नीचे 1840 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है, तो इसको आप जहन में रखें। आज फ्राइडे है, आप इसको चेक करें कि क्या 1840 टूटता है या अपर साइड पे 1920 ब्रेक होता है या नहीं। इसी के अकॉर्डिंगली हम सिल्वर की मार्केट भी देख रहे हैं, उसमें पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। कल मार्केट में 21 समथिंग का लो किया था और अभी हम देख रहे हैं कि 23.50 तक मार्केट तकरीबन आ चुकी है। तो मार्केट में ऊपर जाने का पोटेंशियल एग्जिस्ट है। ऊपर जाने का एग्जिस्टेंस इस वजह से, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कोई इंडिया हमें नहीं मिला, कोई इंडिकेशन नहीं मिली। जब तक अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के हवाले से कोई कमेंट नहीं देता, उस वक्त तक ना तो ड्रेस्टिकली गोल्ड की मार्केटें गिरेंगी और ना ही ड्रेस्टिकली स्टॉक मार्केटों में कोई फॉल डाउन आएगा। अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में फॉल डाउन होने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत है, या फिर बहुत बड़ी हमें ये खबर चाहिए कि अमेरिका और चाइना के दरमियान बहुत ज्यादा एक तल्ख कलामियां शुरू हो गई हैं और उनके हालात में दगरगुल हालात हो जाएंगे और दोनों बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के टैक्सेस लगाना शुरू कर देंगे, या उनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद कर दी जाए। ये सारी बातें ड्रामेबाजी होती हैं कि हम वीचैट बंद कर देंगे, हम टिकटॉक बंद कर देंगे। करना कराना कुछ नहीं है। अमेरिका के पास इतनी पावर नहीं है कि वो चाइना के खिलाफ कोई महाजाराई खड़ी कर सके। इस वजह से हम देख रहे हैं कि सिर्फ मुंह की लफाजी और मुंह की बातें होती हैं और अमेरिका चाइना के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। और इससे पहले भी मैंने आपसे कहा था कि चाइना ने यह धमकी दी थी अमेरिका को कि उसके पास एक रेयर अर्थ एक ऐसी धातु है जो दुनिया की तमाम चीजें जो बनाई जाती हैं, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, या इवन के जो असलहा बनाया जाता है उसमें रेयर अर्थ का इस्तेमाल होता है। और रेयर अर्थ सिर्फ 80% जो है वो चाइना में मिलती है और चाइना एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को और यूरोपियन कंट्रीज को। तो चाइना के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और उस टूल को इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया पे वो मोनोपोलाइजेशन कर रहा है, रूल कर रहा है, और उसको आप पीछे नहीं छोड़ सकते। आज मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पर एक तज्जियाती रिपोर्ट भी दी थी कि जनाब अमेरिका और चाइना का अगर आप मिलिट्री और इकोनॉमिक जो सिलसिले हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखें, अगर मिलिट्री जो वो अपनी फोर्सेस को बढ़ाते चले जा रहे हैं, वो एक इंतहाई खतरनाक अमल है। बहरहाल वो आप चेक कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैंने आपको वो अमेरिका और चाइना के दरमियान मवाजना भेजा हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही आज जो गोल्ड की बात हो गई, अब मैं बात करता हूँ ऑयल की। ऑयल की कीमतें देखिए, आज जो मेरी अपनी एनालिसिस है, जो काफ़ी दिनों से मैं ये आपसे कहता रहा कि 41 से नीचे ऑयल की कीमतें नीचे रहेंगी, और ऑयल की कीमतें नीचे रहने की वजह यह है कि अनटिल एंड अनलेस, जब तक सऊदी अरब इसराइल को एक्सेप्ट नहीं कर लेता, उस वक्त तक ऑयल की कीमतें नीचे रहेंगी, क्योंकि अमेरिका या यूरोपियन लॉबीज ये चाहती हैं कि सऊदी अरब जो है वो इसराइल को एक्सेप्ट करे। अगर इसराइल को वो एक्सेप्ट नहीं करता तो सऊदी अरब को फाइनेंशियल क्रंच का सामना करना पड़ता है, कर सकता है, फाइनेंशियल क्रंच का सामना करना पड़ सकता है। और उसकी वजह यह है
कि वो तेल की कीमतों को नीचे ले आएंगे। लेकिन आज मेरे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल मुझे आई पर्सनली फील, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सऊदी अरब की जो सबसे बड़ी ऑयल कंपनी दैट इज नोन एज सऊदी अरामको, जिसके पिछले दिनों IPOs इशू हुए थे और उसकी कीमत 28, 29, गालिबन 25 रियाल तक भी चली गई थी। आज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जहन में रखें, क्योंकि ऑयल की कीमतें ऊपर जाने की जो इंडिकेशंस मेरे पास आ रही हैं वो सऊदी अरामको है। सऊदी अरामको 36, 37 रियाल तक आ चुका है, तकरीबन 8-9 रियाल का इजाफा हुआ है। और इस $8-9 के इजाफे का मतलब ये है कि तेल की कीमतें भी ऊपर की तरफ जा सकती हैं। और अंदर खाने में ये बात जरूर है कि सऊदी अरब इसराइल को सूनर और लेटर किसी न किसी पॉइंट के हवाले से कुछ ना कुछ 100% नहीं तो 80 to 70% या 70 to 90% या 70% सऊदी अरब इसराइल को एक्सेप्ट कर लेगा। तो बहरहाल सऊदी अरामको जो है वो इस वक्त इंडिकेटर बना हुआ है। तो बहरहाल इसको देखते हैं कि आज ये सऊदी अरामको के हवाले से ये बात मेरी दुरुस्त होती है या नहीं, लेकिन ये एक तज्जियाती एक तबसरा है, ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये 100% कंफर्म नहीं होता कि मैं जो बात कर रहे हैं यासीन साहब तो वो सही भी हो जाएगी। बहरहाल ये एक पॉइंट है। अच्छा, इसके साथ एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बेलारस मिन्स्क यूरोप का एक कंट्री है, यहाँ पे बड़ा एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, इसको आप ज़रूर जहन में रखें, क्योंकि पिछले 8-9 साल पहले हमने देखा था कि ग्रीस एक छोटा सा मुल्क है यूरोपियन यूनियन का, उसमें एक फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे जिसकी वजह से पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें रेटल डाउन हो गई थी। तो बेलारस मिन्स्क जिसका एक कैपिटल है, इसकी भी खबरें आप ज़रूर चेक में रखें कि क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल यूनाइटेड नेशन का 75वां यानी 75th इजलास जारी है। रोजाना की बुनियादों पे पूरी दुनिया के बड़े बड़े सरबराहान मुमलिकत अपनी तकारीर कर रहे हैं और मुल्क और पूरी दुनिया के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान साहब की जो बातें यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से उन्होंने की हैं, जो फाइनेंशियल क्राइम के हवाले से उन्होंने बात की है, आइंदा चंद सालों में यकीनन यूनाइटेड नेशन इस हवाले से कुछ ना कुछ अपने कवानीन बनाएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी, हफ्ता इतवार 2 दिन आपसे मुलाकात नहीं रहती, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते हुए आपसे गुजारिश कि इस YouTube चैनल को जिसका नाम एन आई ऑन मार्केट बाय यासीन है, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह संडे नाइट माइट पॉसिबल आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।